हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट थर्ड के आज के अपने वीडियो लेक्चर का टॉपिक है थ्योरेटिकल बेसिस ऑफ हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। पीछे हम हार्डनेस और सॉफ्टनेस के बारे में बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे कि इनका सैद्धांतिक आधार क्या है, यानी हार्ड और सॉफ्ट इंटरेक्शन से जो कंपाउंड्स बनते हैं वो स्टेबल होते हैं। इनको थ्योरेटिकल बेसिस पर कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इसके लिए कई सारी थ्योरीज दी गई है, लेकिन इनमें से कोई भी अपने आप में परिपूर्ण नहीं है। दो महत्वपूर्ण थ्योरी है, एक है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, एक है पाई बॉन्डिंग थ्योरी। तो हम इनकी एक एक करके बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी को हम आयनिक और कोवैलेंट बॉन्ड थ्योरी भी कह सकते हैं। ये थ्योरी क्या कहती है कि हार्ड इंटरेक्शन से आयनिक बॉन्ड बनता है, यानी हार्ड एसिड और हार्ड बेस के बीच का जो इंटरेक्शन है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप का इंटरेक्शन होता है, जबकि सॉफ्ट इंटरेक्शन जो है उनके बीच में कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है। अब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो दो ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस के बीच में होता है, तो उनकी जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है, यानी उनकी जो रेडियस है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी आयन जितने छोटे होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही अधिक होगा। तो हम जानते हैं कि जितने भी हार्ड एसिड और हार्ड बेस हैं वो जनरली साइज में छोटे होते हैं और उन पे चार्ज ज़्यादा होता है। ठीक इसी प्रकार कोवैलेंट बॉन्ड की हम बात करें तो कोवैलेंट बॉन्ड जो है वो सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस के इंटरेक्शन से बना हुआ माना जाता है। यानी सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस का जो इंटरेक्शन है उनका जो स्टेबिलिटी का कारण है, तो उनमें किस प्रकार का बंधन है, कोवैलेंट बॉन्ड है, सहसंयोजक बंध है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम जानते हैं कि इनका जो साइज़ है वो बड़ा होता है और बड़े साइज़ के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की संभावना थोड़ी कम हो जाती है। और साथ ही यहाँ एक इफ़ेक्ट और काम करता है, वो है पोलराइजेबिलिटी। तो जो धनायन है, यानी जो एसिड्स हैं, वो जनरली सॉफ्ट एसिड कौन से होंगे, जो डी ऑर्बिटल्स में 6 या अधिक इलेक्ट्रॉन रखते हों। और जो लिगेंड है यहाँ पे, बेसेज हैं, वो कौन से होंगे, बड़े आकार वाले होंगे। तो इनके बीच का जो इंटरेक्शन होगा वो सॉफ्ट जो इंटरेक्शन होगा वो कोवैलेंट नेचर का होगा। अब इनको हार्ड और सॉफ्ट नेचर को प्रेडिक्ट करने के लिए मिशनो और उनके सहयोगियों ने एक रिलेशन दिया था जो इस प्रकार है। उन्होंने कहा था कि पी के इज इक्वल टू माइनस लॉग के, यानी यहाँ के क्या है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर डिसोसिएशन ऑफ एसिड बेस कॉम्प्लेक्स। हम ये माने कि एसिड और बेस का जो कंपाउंड जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ है उनका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है डिसोसिएशन का, वो है के। तो माइनस लॉग के यानी पी के इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, जहाँ एक्स और वाई जो है वो एसिड से रिलेटेड यानी धनायन से रिलेटेड, मेटल आयन से रिलेटेड पैरामीटर्स हैं, और ए और बी जो है वो बेस से रिलेटेड पैरामीटर है, यानी लिगेंड से रिलेटेड पैरामीटर्स हैं। और सी एक ऐसा कांस्टेंट है जो पीके की वैल्यू को इस प्रकार से समायोजित करता है ताकि इसके सारे मान जो हैं वो सेम पैमाने पर आ जाए। अब हम बात करते हैं कुछ जो एसिड्स हैं, कैटाइंस जो हैं, उनके लिए वाई की वैल्यूज़। जैसे हम हार्ड एसिड हैं, लिथियम प्लस हो गया, एल्यूमिनियम प्लस 3 हो गया, सोडियम प्लस, कैल्शियम 2 प्लस, आयरन 3 प्लस, इनके लिए अगर आप वाई की वैल्यू देखोगे तो लिथियम के लिए 0.36 है, फिर एल्यूमिनियम प्लस 3 के लिए 0.7 है, इस तरह से आयरन प्लस 3 तक 2.37 हमने देखी इसकी वैल्यूज़। फिर जब सॉफ्ट बेस की बात करते हैं तो इनके लिए वैल्यू देखोगे, कॉपर +1 से हम चल रहे हैं तो ये 3.45 से अबव है।
तो हम यहाँ की जनरल चीज़ देखते हैं कि अगर y की वैल्यू 2.80 से कम होती है तो उस एसिड की नेचर होगी हार्ड, और 2.8 से 3.2 के बीच में होती है तो वो होगा बॉर्डर लाइन पे, और 3.2 से जिनके लिए y की वैल्यू 3.2 से ज़्यादा है वो होंगे सॉफ्ट बेसेस। ठीक इसी प्रकार B की जो वैल्यूज़ है बेसेस के लिए, y की वैल्यू तो हमने एसिड के लिए देखी थी, और B की वैल्यू हम बेसेस के लिए देखते हैं। तो यहाँ हाइड्रोक्साइड आयन, अमोनिया, क्लोराइड आयन, इनके लिए देखोगे तो B की वैल्यू 3 से कम है, यानी हाइड्रोक्साइड आयन के लिए 0.4 है, अमोनिया के लिए 1.08 है, क्लोराइड आयन के लिए 2.49 है। ठीक इसी प्रकार सॉफ्ट बेसेस जो है, जैसे ब्रोमाइड हो गया, आयोडाइड हो गया, थायोसल्फेट हो गया, इस तरह से, तो इनकी वैल्यूज़ जो है वो 5 से अधिक है। तो यहाँ B की वैल्यूज़ के लिए कहेंगे कि यदि B की वैल्यू 3 से कम है तो वो हार्ड बेस होगा, और अगर 5 से अधिक है तो वो सॉफ्ट बेस होगा। ठीक इसी प्रकार X और A की वैल्यूज़ जो हैं वो भी एसिड और बेस के हार्डनेस और सॉफ्टनेस के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है। अगली जो थ्योरी है ये आती है पाई बॉन्डिंग थ्योरी। पाई बॉन्डिंग थ्योरी क्या कहती है? ये मुलिगन और चेट द्वारा दी गई थी सॉफ्ट इंटरेक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए। तो सॉफ्ट एसिड्स, ऐसे सॉफ्ट एसिड्स जो लो ऑक्सीडेशन स्टेट और लार्ज नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स रखते हों, वो पाई बॉन्ड बनाने की स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी रखते हैं। किसके साथ? सॉफ्ट बेसेस के साथ। और जैसे कार्बोनाइल हो गया, इस तरह के जो इथाइलिन डाइमीन है, इस तरह के जो कार्बोनाइल वगैरह जो पाई एसिड लिगेंड है, उनके साथ ये पाई बॉन्डिंग बना करके स्टेबलाइज करते हैं। तो यहाँ पोलराइजेशन है वो भी एसिड और बेस के, सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस के पाई बॉन्डिंग के फेवर में होता है। तो ये दो थ्योरीज थी जो इनकी HSAB प्रिंसिपल कह दें या हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस जो क्राइटेरिया है उसको एक्सप्लेन करने के लिए। अब हम बात करते हैं विद्युत ऋणता के साथ हार्डनेस और सॉफ्टनेस कैसे रिलेटेड है। तो हम जानते हैं कि वे स्पीसीज जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है, कठोर होती है, यानी हार्ड होती है, और जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है वो सॉफ्ट नेचर की होती है। अब इसका एग्जांपल देखें, जैसे लिथियम है, लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है लेकिन ये हार्ड है, क्योंकि इसकी जो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी है वो अधिक होने के कारण लिथियम प्लस धनायन जो बनता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी अधिक हो जाती है। जो लो ऑक्सीडेशन स्टेट में कॉपर +1, Ag+1 जो संक्रमण धातु आयन है, उनकी आयनन ऊर्जा और विद्युत ऋणात्मकता यानी आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों ही काफ़ी कम होती है, इसलिए ये सॉफ्ट होते हैं। ठीक इसी प्रकार हम बात करें कि फ्लोराइड और क्लोराइड आयन जो है वो हार्ड बेसेज है, क्योंकि इनकी विद्युत ऋणताएँ अधिक होती है, ये इनसे अधिक विद्युत ऋणी परमाणुओं से प्राप्त आयन है। ठीक इसी प्रकार ब्रोमाइड आयन है जो जिसकी कुछ कम होती है तो वो सीमावर्ती में क्षार में आता है, बॉर्डर लाइन पे, और आयोडाइड आयन की काफ़ी कम होती है। इस कॉन्सेप्ट को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि यदि हम बात करें एक तो CH3 समूह की, CH3 की बजाय अगर हम हाइड्रोजन की जगह फ्लोराइड आयन ले लें, फ्लोरो समूह ले लें, तो CH3 और CF3 की तुलना करें तो CH3 समूह से कठोर है। अब CF3 कठोर क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पे अधिक विद्युत ऋणी परमाणु फ्लोरीन आ गया। ठीक इसी प्रकार BF3 जो है वो BH3 से अधिक कठोर है। पियर्सन ने इनके कठोर और मृदु के जो एब्सोल्यूट वैल्यूज़ है उनको बताने के लिए
एक फार्मूला यूज़ किया जो इस प्रकार है कि ईटा इज इक्वल टू आयनाइजेशन एनर्जी माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइडेड बाई 2, यानी आयनन ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन बंधुता के अंतर का आधा इनके कठोरता और मृदुता का पैमाना है। हम जानते हैं कि कठोर और मृदु जो पैमाना है वो अणुकक्षक सिद्धांत से यानी MOT से भी हम समझा सकते हैं। कूपमैन ने एक प्रमेय दिया था, जो कूपमैन ने ये कहा था कि जो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, अगर किसी स्पीशीज में सबसे उच्च ऊर्जा का भरा हुआ कक्षक, भरे हुए कक्षकों में सबसे उच्च ऊर्जा का जो कक्षक है उसको हम कहते हैं हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होमो, तो उसकी जो एनर्जी है वो आयनन ऊर्जा के बराबर मानी जा सकती है। और इसी प्रकार जो खाली कक्षकों में सबसे कम ऊर्जा का कक्षक, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लूमो जो है, उसकी जो ऊर्जा है वो इलेक्ट्रॉन बंधुता के बराबर मानी जा सकती है। तो यहाँ से हम आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है उसको हम होमो लूमो से रिलेट कर सकते हैं, और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि अगर किसी स्पीशीज़ के होमो और लूमो की ऊर्जा का अंतर जितना अधिक होगा उस स्पीशीज़ की कठोरता उतनी ही अधिक होगी। यानी होमो और लूमो का अंतर जिस स्पीशीज़ के लिए जितना ज़्यादा होगा वो स्पीशीज़ उतनी ही हार्ड होगी, और होमो लूमो का अंतर अगर कम होगा तो वो स्पीशीज़ सॉफ्ट होगी, या मैं कहूँ उसकी हार्डनेस कम होगी। इसका एक एग्जांपल हम देखते हैं कि ब्रोमीन और अमोनिया के होमो लूमो इस डायग्राम में दिखाए गए हैं। तो हम डायग्राम को देखकर ये कह सकते हैं कि ब्रोमीन के लिए होमो और लूमो का जो अंतर है वो कम है, जबकि अमोनिया के लिए होमो और लूमो का जो गैप है, एनर्जी गैप है, वो काफ़ी अधिक है। तो अमोनिया के लिए जो ईटा की वैल्यू है वो अधिक होगी, क्योंकि ये इनके अंतर पर डिपेंड करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अमोनिया जो है वो Br2 की तुलना में अधिक कठोर क्षार है। तो ये था अपना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। आज के लिए इतना ही, बाकी देखेंगे अगले वीडियो में।